होना फिर आ जाएगा। ओके, ऑलराइट। यस, सो सवाए इसके कि जो इसमें आखिर में इसने जो क्वार्क मॉडल दिया हुआ है, और ख़ास तौर पे वो जो एक इंटरेस्टिंग किस्म की इन्होंने डायग्राम्स बनाई हुई हैं, लाइक 1.12 एंड सो ऑन, वो समझाने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसको बताया जा सकता है कि ये चीज़ें क्या हैं, लेकिन उनको ठीक से समझने के लिए, क्वार्क मॉडल वगैरह को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा मदद लेनी पड़ती है। देखिए, याद रखिएगा कि ख़ास तौर पे ये जो पार्टिकल फिज़िक्स है, इसकी मुकम्मल लैंग्वेज जो है वो मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स भी इस तरीके की कि एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स का ही है। ग्रुप थ्योरी जो है वो इसके अंदर बेइंतहा हमें इस्तेमाल होती है। वो और बात है कि आपके इस लेवल के ऊपर इस चीज़ को इस तरह टेम कर दिया जाता है कि इतनी ज़्यादा ग्रुप थ्योरी आपको नहीं दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो हमने समझें कि रिजल्ट्स ड्राइव किए हुए हैं, वो सारे के सारे ग्रुप थ्योरी वगैरह के साथ रिलेटेड हैं। तो ये अपने जहन में रखिएगा। और दूसरी चीज़ जो, और ग्रुप थ्योरी क्यों इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए कि सिमेट्रीज़ हैं इन तमाम चीज़ों के पीछे। मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आप लोगों को बार बार ये समझाने की कोशिश की थी कि देखिए, फिज़िक्स सिमेट्रीज़ के ऊपर चलती हैं, हमें सिमेट्रीज़ को समझना पड़ता है। ये आप अगर पूरा चैप्टर 1 उठा के देखें, अगर आप उसको गौर से पढ़ें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि पार्टिकल फिज़िक्स की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल एक ऐसी हिस्ट्री है कि जैसे ये जो होते हैं, आई मीन डिटेक्टिव्स जो होते हैं, यानी कि जासूस जो होते हैं, कोई कोई वाक़या हो जाए। अब ये वाक़या होना क्या है, हमारे यूनिवर्स का हमारे सामने आना है, जिस वक्त हमें दिख रही है एक वाक़या हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं कि ये आखिर ऐसा ही क्यों क्यों दिख रहा है। तो ये आप देखिए कि ये तमाम चीज़ें लोगों के दिमागों में एकदम नहीं आ गई हैं, ये पूरा प्रोसेस है। लोगों को एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मिलते गए, उन उन चीज़ों को, उन एविडेंसेस को लोग जोड़ते चले गए हैं, और जोड़ते 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 फिर हमारे सामने एक पिक्चर आई है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स 1905 में हमारे सामने आई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें प्रोग्रेस हुई। और फिर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा हमें दूसरे पार्टिकल्स मिलना शुरू हुए, तो फिर एक पूरा समझें कि दुनिया हमारे सामने आना शुरू हो गई, तरह तरह के पार्टिकल्स। तो लोग उनको अरेंज करना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि एक एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ ताल्लुक़ क्या है, इनके मैसेज में फ़र्क क्यों है, इनके चार्जेस में फ़र्क क्यों है। ये सारा जो चैप्टर है, ये बेसिकली उस चीज़ को समझाने के लिए है। मैं क्विकली पहले इनके सवाल के जवाब दे दूं। ये जो इनके सवाल इन्होंने किया था कि नेगेटिव एनर्जी के बारे में, देखिए, नेगेटिव एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम जो कहते हैं नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हाइड्रोजन एटम में। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी नेगेटिव हो गई है, इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी की डेफिशिएंसी है। अगर वो इतनी एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपने जो सवाल किया था कि ये जो इसके डेराक का आइडिया था नेगेटिव उसका, तो वो इस वजह से था कि जब हम आगे जाके डेराक इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे, तो हमें अंदाज़ा होगा, क्योंकि वो स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है ना। जब स्क्वायर टाइप की इक्वेशन होती हैं, तो आप जानते हैं कि उसमें प्लस माइनस दोनों तरह के रूट्स आते हैं। तो लोगों को जब ये सामने आई चीज़, तो हम नॉर्मली तो यही करते हैं ना कि नेगेटिव जो वो होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि आप टाइम मालूम कर रहे हो। तो ये किसी माइक खुला हुआ है, कौन है ये? फैजान अपना माइक बंद कर। क्या पहली दफ़ा आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं? हाँ, कौन साहब हैं यार ये? तो तो ये फैजान नाम का एक लड़का है ना, शायद उसका माइक खुला है। क्या मतलब पहली दफ़ा ये क्लास ले रहे हैं? शायद सर उसका पहले दफा क्लास ले ये रहे तो हैं। क्या, पिछले साल से एक क्लास नहीं ली उसने? ओके, सो
बात ये थी कि मैं जैसे कह रहा था कि अब छोटी क्लासेस में जब आप टाइम वगैरह की चीज़ें कैलकुलेट करते हैं कि एक बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वो उसके जो जवाबात निकल के आते हैं वो t² इज इक्वल टू नेगेटिव g/y वगैरह इस तरह करके आते हैं। तो वहाँ पर आप g की वैल्यू जब माइनस करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो बहरहाल आपके पास t प्लस माइनस में जवाब आता है। तो हम नेगेटिव को छोड़ देते हैं ये कह के कि ये तो वो टाइम है जो कि एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले कहता, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन जब इसी तरह के चीज़ें डेराक के सामने आई थी कि उसके पास दो सोल्यूशन आ रहे थे, एक एक एनर्जी का वो सोल्यूशन था जो कि पॉजिटिव थे, एक वो सोल्यूशन थे जो कि नेगेटिव थे। अब नॉर्मली तो लोग यही करते हैं कि उससे पॉजिटिव सोल्यूशन ले लेते, नेगेटिव सोल्यूशन छोड़ देते। बट डेराक वॉज अ वेरी क्यूरियस पर्सन, और उसको मैथमेटिक्स पे बेइंतहा बिलीव था। वो ये कहा करता था कि मैथमेटिक्स हमें सब कुछ बता सकती है, सब कुछ इन द सेंस के वो मैथमेटिकल ब्यूटी का बेइंतहा आप कह सकते हैं कि फॉलोअर था। तो उसने कहा ये जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये बेकार नहीं है, इनकी कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन शायद हो सके। तो उसी चक्कर में उसने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव सोल्यूशन तो हम समझते हैं कि नॉर्मल पार्टिकल्स के लिए हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव सोल्यूशन हैं उसको उसने अकोमोडेट करने की कोशिश की। उसने कहा ओके, लेट्स इमेजिन कि कोई एक एक हाइपोथेटिकल नेगेटिव एनर्जी का एक काइंड ऑफ सी है, जिसमें कि वो पार्टिकल मौजूद हैं जो कि एंटी पार्टिकल्स हैं। जो एंटी पार्टिकल का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट बाद में आया था, लेकिन उसका ख्याल ये था कि वो इलेक्ट्रॉन जिनकी की एनर्जी नेगेटिव है वो बेसिकली वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन ये आइडिया इतना ज़्यादा चला नहीं। आपने उसमें किताब में पढ़ा भी होगा कि वो कई जगह ऐसी हैं कि वो आगे स्ट्रक हुआ, लेकिन ये बाद में फाइनमैन आई मीन जैसे लोग थे कि उन्होंने इस आइडिया को बहुत अच्छी तरीके से आगे जो है इस आइडिया को ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। ख़ास तौर पे जब असल में वजह ये हुई कि उस वक्त तक क्वांटम फील्ड थ्योरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा आई मीन इस्टेब्लिश होने लगी थी। तो वहाँ से ये आइडियाज़ और क्लियर होने शुरू हुए कि ये जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं, हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, राइट। तो फिर ये आइडिया आया कि ये नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जो हैं ये असल में कुछ भी नहीं है, ये एंटी पार्टिकल्स हैं। बेसिकली जो भी पार्टिकल है उसका ये एंटी पार्टिकल्स हैं। तो इस वजह से ये इनके सोल्यूशन नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी अगर फर्ज करें हम प्लस मान रहे हैं, ठीक है, तो जो इसके एंटी पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, नहीं, एनर्जी उसकी भी पॉजिटिव ही होगी, लेकिन चूंकि उसका सेंस उल्टा है एक आम पार्टिकल से, इसकी वजह से उसकी एनर्जी मैथमेटिक्स में जो है वो इस तरीके से निकल के आ रही है, राइट। अदरवाइज चाहे वो एंटी पार्टिकल हो चाहे वो पार्टिकल हो, एनर्जी सबकी पॉजिटिव होती है। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें इक्वेशंस में कैसे दिखती हैं और उनको हम समझें कैसे कंसिस्टेंट वे में। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ सोच लिया वहाँ कुछ और सोचा, ऐसा नहीं है। एक कंसिस्टेंट वे में हम जो इस तरह के सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास, उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें एनर्जी इटसेल्फ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये ख्याल रखिएगा। नेगेटिव एनर्जी का जहाँ भी मकसद होता है उसका मतलब सिर्फ एक होता है, वो ये कि डेफिशिएंसी है, राइट। आप किसी से पैसे ले लेते हैं, राइट, आपको कहीं 100 रुपये खर्च करने थे, आपने अगर 200 रुपये खर्च कर लिए तो अब आपके ऊपर -100 में चला गया आपका क्रेडिट, तो वो आपको पे करने हैं। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, राइट, कि एनर्जी जो है वो डेफिशिएंसी है वहाँ पे, वरना एनर्जी इटसेल्फ नेगेटिव नहीं होती है, ये ख्याल रखिएगा, राइट। आई होप के इस किस्म के सवाल का जवाब आपको आई थिंक के मिल गया होगा। तो ये डेफिनेटली एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके साथ आप इस तरह की चीज़ें डायरेक्शन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ आप सेंस इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। एनीथिंग एल्स? सर 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 हाँ सर, जो मैंने स्टडी किया था वहाँ पे लिखा हुआ था कि नेगेटिव एनर्जी, या इस तरह लिखा था कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम हाँ पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वही आपसे और कहा तो कि डेराक का ये ओरिजिनल आइडिया जो था कि नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करने का, वो ये था, लेकिन ये आइडिया प्रिवेल नहीं किया।
ये भी तो पढ़ें। आप एक चीज़ को पढ़ते हैं, देखिए किताब पढ़ने का तरीका सीखिए। किताब जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके आगे पीछे भी देख लिया करें। उसने ये कहा कि ये उसका आइडिया था कि हाँ शायद ये इस तरह हो, लेकिन आप जाके देखिए कि आगे जाके वो आइडिया चला नहीं। उसने कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की, लेकिन वो आइडिया चला नहीं। क्योंकि जब आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, यू ट्राई एवरीथिंग, राइट। ख़ास तौर पे उस ज़माने में आप इमेजिन करें कि क्वांटम मैकेनिक्स आई थी, और जो रिलेटिविटी की थ्योरीज आई थी, उन्होंने उठा के पुरानी सारी फिजिक्स को अपसाइड डाउन कर दिया था। और उस वक्त लोग इस बारे में बिल्कुल तैयार थे कि हम कोई रेडिकल आइडिया को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है, राइट। अब जैसे कंजर्वेशन ऑफ ऑफ एनर्जी है, ये बेइंतहा जो है इम्पोर्टेंट तरीन लॉ है। ठीक है, आपको मालूम है, अगर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स याद हो, कि जब जब आपके पास क्लोज सिस्टम्स हों, राइट, आपकी अगर टाइम होमोजेनियस है तो एनर्जी लाजमी तौर पे जो है वो कंजर्व होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डेल्टा ई टाइम्स डेल्टा टी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट बाई टू, ये बताता है कि आप थोड़ी सी देर के लिए, कितनी देर के लिए, यानी कि डेल्टा टी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट बाई टू टाइम्स डेल्टा ई, राइट, इतनी देर के लिए आप नेचर को चीट कर सकते हैं, और इस टाइम में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो आप वायलेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ये टाइम जो है वो इतना कम है कि ये डिटेक्टेबल नहीं है। ठीक है, तो सेफली वी कैन से दैट कि एनर्जी जो है वो कंजर्व जो है वो रहती है, राइट, क्योंकि ये फंडामेंटल लॉज हैं। तो ये याद रखिएगा कि नेचर अपने लॉज को कभी भी नहीं भूलती है। हम चाहे हम अपने लॉज के साथ जो चाहे करें, इट डजेंट मैटर, लेकिन नेचर अपने लॉज जो है वो कभी भी नहीं बोलती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये चैप्टर को समझने के लिए, अब क्योंकि ये बात यहाँ से आ गई है, तो लेट मी टेल यू समथिंग। कहाँ गया? एक सेकंड, मैं वन नोट खोलता हूँ जरा। वन नोट। ओके, और मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी एक मिनट रुकिएगा। अ, ये आपके सामने स्क्रीन आ गया है। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर। देखिए, नेचर के कुछ फंडामेंटल लॉज हैं। वो इत्तेफाक है कि सिमेट्रीज पे मैं और ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं चंद चीज़ें आपको ज़रूर बताता हूँ, इसको याद रखिएगा। देखिए, नंबर वन, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन है। आप देखिएगा कि इसके अंदर, ये पूरा चैप्टर के अंदर, ये जो मैं चीज़ें आपके सामने लिख रहा हूँ, इनकी कंजर्वेशन है, जिसके ज़रिए से चीज़ें जो हमारे पास आप कह रहे हैं कि नई नई ऑब्जर्वेशन जो आई हैं, जो उनको समझा गया है, तो इनकी रोशनी में समझा गया है। तो चार्ज कंजर्वेशन है, और आपकी एनर्जी कंजर्वेशन है। और फिर आप ये देखिए कि आपने मोमेंटम कंजर्वेशन आपने पढ़ी थी, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। और इसमें, अच्छा, ये दो तरह से हो सकती है। अगर हम बिल्कुल आम क्लासिकल फिजिक्स कर रहे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स कर रहे हैं, तो हम इसको थ्री मोमेंटम कहेंगे, ठीक है, थ्री पी। पी यानी कि से मुराद एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। और जब हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स या फॉर एग्जांपल हम रिलेटिविटी में जाते हैं, तो वहाँ पे थ्री मोमेंटम नहीं होती, वहाँ पे फोर मोमेंटम होती है, यानी कि टाइम वाला कंपोनेंट भी इसके साथ लग जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी फ्री मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन तीन के साथ साथ
और यकीनी तौर पर एंगुलर मोमेंटम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कंजर्वेशन देखिए, इसमें से ये जो है चार्ज कंजर्वेशन, ये बेइंतहा एब्स्ट्रैक्ट टाइप की चीज़ है। ये हम आगे जाके देखेंगे, ये गेज थ्योरीज होती हैं वो इसको हैंडल करती हैं कि चार्ज कंजर्वेशन आखिर आप मेक श्योर कैसे करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है कि जितने चार्जेस पहले हों उतने बाद में हों एंड सो ऑन, बट हाउ डू यू मेक श्योर एट थ्योरेटिकल लेवल के दैट चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज इंटैक्ट? क्या प्रूफ है आपके पास? फिर बाकी ये जो हिस्सा है ये आपने ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने ये तीनों चीज़ें देखी हुई हैं। ये जो सारी जो ऊपर से नीचे तक चीज़ें दिखाई दिखाई दे रही हैं, ये दीज आर काइंड ऑफ कंटिन्यूअस सिमेट्रीज हैं ये। ठीक है, आपको याद होगा जो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह पढ़ी है कि ये जिस तरह की जो सिमेट्रीज हैं वो बेसिकली कंटिन्यूस सिमेट्रीज हैं, क्योंकि आपको याद है कि डेल एल बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो था, उससे आपने वो सारे हैमिल्टोनियन वगैरह सारा निकाला था। मोमेंटम कंजर्वेशन में आपको याद है कि जब ये डी पी ओवर डी टी जो है वो आपके पास ज़ीरो होता है तो फिर मोमेंटम कांस्टेंट आती है और वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। इसी तरीके से जब एंगुलर मोमेंटम डी एल बाई डी टी, एल स्टैंड फॉर द एंगुलर मोमेंटम, जब वो ज़ीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, कंजर्व होती है, यानी कि हर एंगल के ऊपर कंजर्व होती है। ये नहीं होता कि किसी एक पॉइंट के ऊपर है। तो ये कंटिन्यूस सिमेट्रीज हैं। ठीक है, बल्कि तो हम 2 से 3 तक हम इनको स्पेस टाइम सिमेट्रीज भी कहते हैं। और ये चार्ज चार्ज कंजर्वेशन, ये चार्ज सिमेट्री का ताल्लुक बेसिकली थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट या इंटरनल सिमेट्रीज के साथ है। अच्छा, अब इनके सर अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सीडेंटल सिमेट्रीज हैं पार्टिकल फिजिक्स में। लेट मी आल्सो इंट्रोड्यूस देम। देखिए, जैसे कि हमारे पास लेप्टॉन नंबर है। अभी मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, बैरियन नंबर कंजर्वेशन है एक चीज़, बैरियन नंबर कंजर्वेशन। ठीक है, ये काइंड ऑफ एग्जैक्ट सिमेट्रीज हैं। these are exact but accidental symmetries. Accident, accidental symmetries हैं। I mean they are there. Why they are there we don't know, but ऐसा है कि नेचर लेप्टॉन नंबर कंजर्व करती है, बैरियन नंबर कंजर्व करती है। ये बैरियन नंबर अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और इवन लेप्टॉन नंबर भी क्यों 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 इतना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा स्ट्रेंजनेस आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, स्ट्रेंज। ये ये लेप्टॉन नंबर, ये बैरियन नंबर, ये बेसिकली क्वांटम नंबर्स हैं ये सारे। तो स्ट्रेंज क्या लीजिए, क्या कहना चाहिए, स्ट्रेंज क्वांटम नंबर कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि हम इसको महज वैसे तो हम इसको स्ट्रेंजनेस भी कह सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेंजनेस के लफ्ज़ सुन के कहीं कंफ्यूज ना हो जाए स्ट्रेंजनेस, तो इसलिए मैं इसको स्ट्रेंज क्वांटम नंबर कह रहा हूँ। क्वांटम नंबर, सॉरी, बेहतर है कि इसको मैं ये बेसिकली एग्जैक्ट नहीं है, पार्शल है। आप देखिएगा, अगर आपने ये पहला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता चला होगा कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसमें स्ट्रेंजनेस या स्ट्रेंज क्वांटम नंबर जो है वो इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन जो जो वीक इंटरेक्शंस हैं उसमें स्ट्रेंज क्वांटम नंबर जो है इंटैक्ट नहीं रहते, उसमें ये सिमेट्री वायलेट कर जाती है। ठीक है, अब दिस इज द वे नेचर बिहेव, राइट। तो मतलब नेचर को तो नहीं मालूम स्ट्रेंजनेस क्या चीज़ है और लेप्टॉन नंबर बैरॉन नंबर क्या है,
ये तो हमने अपने समझने के लिए इनके नाम रखे हैं कि, और आपने देखा होगा कि जहाँ पर ये केऑन्स वगैरह की बात कर रहा है कि एक खास किस्म के पार्टिकल जिनका एब्रीवेशन के से है, वो एक खास तरीके से डिके कर रहे थे, वो जल्दी से प्रोड्यूस हो जाते थे, लेकिन डिके लेट करते थे। तो फिर वो उन्होंने जब सारा जो पार्टिकल्स की डिके का पैटर्न देखा, ठीक है, जिस तरह एक डिटेक्टिव देखता है ना कि अच्छा ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर वो उन तमाम फैक्ट्स को आपस में जोड़ता है। तो एग्जैक्टली लोगों ने, जो ज़माने के 1940s 50s के जो साइंटिस्ट थे, वो सारा डाटा सामने रख के बैठते थे और थियोरिटिशियंस के साथ शेयर करते थे। फिर वो उस पे बैठ के सोचते थे कि इस डाटा को आपस में कैसे मिलाएं। तो ये लोग देख के हैरान हुए कि ये इस तरह के जो केऑन्स कहलाते हैं, जिनको हम के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं, के नॉट और के प्लस के माइनस, कि ये प्रोड्यूस तो फ़ौरन हो जाते हैं, राइट, लेकिन ये जो डिके करते हैं, डिके करने में ये टाइम लेते हैं। याद रखिएगा कि सबसे कम टाइम, तो ये मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँ, दीज आर कॉल्ड एज पार्शियल सिमेट्रीज। पार्शियल सिमेट्रीज हैं ये एग्जैक्ट नहीं है। समटाइम्स नेचर रेस्पेक्ट देम, समटाइम्स नेचर डजंट, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो इंटरेक्शन होना, यानी कि पार्टिकल का डिके होने का जो टाइम होता है, वो अगर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻23 सेकंड का है, तो ये समझ जाइए कि उस पार्टिकल को डिके कराने के लिए जो फोर्स इन्वॉल्व है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। और अगर ये ऑर्डर तकरीबन, मेरे ख्याल है कि अगर -11 से या -12 के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ये किताब में आपको ज़्यादा सही मिल जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। और जो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 वगैरह के ऑर्डर का है, इसलिए मैं इसको बेहतर है ऑर्डर लिख दूँ, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, सेकंड हो, तो वो बेसिकली वीक फोर्स है। ये लोगों ने बाकायदा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली तौर पर लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि वो तमाम इंटरेक्शन जो बहुत क्विकली टेक प्लेस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स उनको गवर्न कर रही होती है, और उनके होने का जो टाइम है, यानी कि एक टॉप क्वार्क जो है वो प्रोड्यूस हुआ कहीं, तो टॉप क्वार्क जब डिके करता है तो उसको डिके करने में सिर्फ 10⁻⁻23 सेकंड, ठीक है। अब टॉप क्वार्क कैसे 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 डिके कर सकता है, हम उस पर जो है वो बात करेंगे। फिर अगर कोई पार्टिकल डिके करने में तकरीबन 10⁻⁻11 या -12 सेकंड ले रहा है, तो वो मोस्ट पॉसिबली ऐसा है कि उसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन्वॉल्व होगी। यानी कि क्या मतलब होगा कि ये कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा, ये कोई ऐसा इंटरेक्शन हो रहा होगा कि जिसमें कि पार्टिकल वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो डिके कर रहा होगा, राइट। यानी कि उसके अंदर फोटोन इन्वॉल्व होंगे, यानी कि जो मीडिएटर जो होगा वो बेसिकली फोटोन होगा। यहाँ पर जो मीडिएटर्स होंगे वो ग्लूऑन्स होंगे, ठीक है। और अगर कोई पार्टिकल इस तरह डिके कर रहा है कि उसका डिकेइंग टाइम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकंड का है, तो इसका मतलब है कि वो वाया जी नॉट या वाया डब्ल्यू प्लस माइनस, जो जो इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स हैं वीक फोर्स के, उनके थ्रू ये डिके कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें लोगों ने ऑब्जर्व करके रखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा इस तरफ आते हैं कि ये जो लेप्टॉन नंबर्स और बैरियन नंबर्स क्या हैं और इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो उसमें भी आप ये जाके देखिए कि फर्ज करें कि हमारे पास इस तरह के रिएक्शंस, जैसे म्यून, म्यून के ऊपर नेगेटिव साइन है, ठीक है। इस तरह का कोई रिएक्शन आज तक नहीं देखा गया है कि म्यून डिके करे इलेक्ट्रॉन में प्लस प्रोटॉन में, ठीक है। अब देखा जाए, अच्छा देखिए, कोई भी जो हम डिके देखते हैं या इंटरेक्शन देखते हैं, उसमें याद रखिएगा ये सारी सिमेट्रीज जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, हम उनको अपने सामने रखते हैं। यानी कि कोई ऐसा हम डिके किसी पार्टिकल का हम सोच नहीं सकते जिसमें चार्ज कंजर्वेशन ना हो रही हो, एनर्जी कंजर्वेशन ना हो रही हो, मोमेंटम
यानी कि 3 मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम उसमें कंजर्व ना हो रही हो, राइट। और फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं कि अगर वो लैप्टॉन्स हैं, यानी कि वो मियॉन है, न्यूट्रिनो, मियॉन्स हैं, मियॉन न्यूट्रिनो हो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हो, टाओ न्यूट्रिनो हो, उनके हम लैप्टॉन नंबर्स अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह असाइन करते हैं। तो वो वो नंबर ना कि किसी तरीके से वॉयलेट हो रहा हो। इसी तरह अगर बैरियॉन्स हों तो वो बैरियन नंबर वॉयलेट ना हो रहा हो। तो इन चीज़ों को हम ये समझे हमारे हैंडल्स हैं ये देखने के लिए कि क्या ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो खासतौर पे ये जो दो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन नंबर और कैरियन नंबर, ये एग्जैक्ट नहीं है, राइट। एग्जैक्ट सॉरी, ये एक्सीडेंटल हैं हमारे, इसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी मौजूद नहीं है। तो लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने में लगे हुए हैं कि जिसमें वो लेप्टॉन नंबर वायोलेशन देख सकें। बाज़ थ्योरीज जो कि बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरीज कहलाती हैं। एक बात याद रखिए कि जब मैं स्टैंडर्ड मॉडल कह रहा हूँ तो उसका उससे मुराद मेरी सलाम वाइनबर्ग ग्लेशोव थ्योरी है, ठीक है, जिसको उर्फ आम में हम उसको स्टैंडर्ड मॉडल भी कह देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मॉडल से बियॉन्ड थ्योरीज हैं वो लैपटॉप नंबर वायोलेशन प्रिडिक्ट करती हैं, लेकिन आज तक देखा नहीं गया है। लेकिन बहरहाल ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं जो जो चल रहे हैं, डाटा ले रहे हैं। इसी तरह बैरियन नंबर भी हमें मालूम है एक पॉइंट पे आके उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, बट आज तक नहीं देखा गया, ठीक है। तो इसलिए फ़िलहाल ये हमारे पास एक हैंडल है ये देखने का कि क्या सर्टेन पार्टिकल्स के डिकेज पॉसिबल हैं या नहीं। अच्छा, अब हम ज़रा सा यहाँ देखते हैं कि यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो सकता। तो देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह ये है क्योंकि जब लोगों ने बहुत दफ़ा देखा कि ये इस तरह के रिएक्शन क्यों नहीं हो रहे। देखिए ये किसी ने आके हमें बताया नहीं कि भाई ये म्यून इलेक्ट्रॉन में और गैमा में नहीं डिके कर सकता। वैसे देखा जाए तो देखिए क्यों नहीं कर सकता। म्यून का मास ज़्यादा है, यानी कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन 207 गुना उससे हल्का है, ठीक है। तो और फोटोन का तो मास होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी के साथ इसमें बाज़ाहिर डिके कर सकता है। अच्छा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ चार्ज भी कंजर्व है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम कहते चलो भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये डिके नहीं कर सकता, और कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर हम एक और चीज़ देखें, इसमें एक चीज़ ज़रूर बल्कि नहीं, हम उसको भी काबू कर सकते हैं। वो ये कि देखिए हमें मालूम है कि मियॉन जैसे टाइप के जो 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 पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन हाफ होती है, ठीक है ना। फर्मियॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन हाफ है, लेकिन प्रोटॉन की स्पिन 1 है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्ज करें मियॉन की स्पिन हाफ मान लें तो हमें लाजमी तौर पे ये मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो माइनस हाफ होगी, जब ये 1 माइनस हाफ होके आपके पास हाफ बचेगा। या अगर आप इसकी स्पिन माइनस हाफ मान रहे हैं तो इसका मतलब है फिर स्पिन इसकी इसकी स्पिन जो है वो प्लस या माइनस हाफ दोनों हो सकती है, लेकिन हमें मालूम है फोटोन की स्पिन माइनस हाफ नहीं हो सकती, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये चाहे हम इसमें प्लस माइनस कुछ भी लगा लें, माइनस हाफ नहीं आ सकता, राइट। तो वो इसी सूरत में माइनस हाफ आ सकता है कि हम अगेन हम ये माने कि 1 यानी कि गैमा यानी फोटोन की स्पिन हाफ है, सॉरी 1 है, और इलेक्ट्रॉन की फिर स्पिन अगर माइनस हाफ हो तो हम इसको जो है वो नहीं, तब भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ऐसा मियॉन नहीं ले सकते कि जिसकी स्पिन माइनस हाफ हो। क्यों? क्योंकि 1 में से माइनस हाफ जब भी जाएगा तो प्लस हाफ ही बचेगा। अच्छा, अगर हम इसकी प्लस हाफ ले भी लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ भी हो सकती है, लेकिन चूंकि फोटोन की स्पिन माइनस हाफ नहीं है, राइट। तो इस वजह से ये वाला अमीन रिएक्शन नहीं हो सकता, राइट। अच्छा लेकिन इसके बरखिलाफ अगर हम फर्स्ट वाली चीज़ देखें तो वो तो हो सकती है, तो वो क्यों नहीं हो रही। तो जब लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत डाटा लिया और उनको ये समझ में नहीं आए क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक चीज़ डिवाइस की, ठीक है। उन्होंने कहा लेट्स ट्राई टू टू सी के ये स्कीम वर्क करती है कि नहीं करती। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो जो लेप्टॉन्स हैं, ठीक है, लेट्स सी, जो
इलेक्ट्रॉन है, राइट। और जो म्यून है, इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून और उसका म्यून न्यूट्रिनो, टाउ और टाउ का जो टाउ का जो टाउ न्यूट्रिनो होता है, इनको हम एक क्वांटम नंबर असाइन करें, लेट्स कॉल देम एज, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो Le+1, दोनों को उन्होंने हमने प्लस ही इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर दे दिया जो कि +1 है। इसी तरह म्यून को हमने एक इलेक्ट्रॉन नंबर दे दिया L जो कि +1 है, ठीक है। और हमने टाउ की जो फैमिली है उसको एक इलेक्ट्रॉन नंबर दे दिया, उसको प्लस कह दिया। और जो इसके एंटी पार्टिकल्स होंगे लाइक E+ हो, μ+ हो, टाउ+ हो, वहाँ इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो +1 नहीं होंगे, -1 होंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब इस स्कीम के तहत आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर म्यून का क्या है, यहाँ है +1, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली L μ+1 है, तो यहाँ पर Le+1 है, ठीक है। तो होना ये चाहिए कि नेचर वो रिएक्शन अलाउ कर रही है कि जहाँ जिसमें कि जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन नंबर है वो ही फाइनल इलेक्ट्रॉन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर यहाँ L μ+1 है तो इस रिएक्शन में यहाँ पर भी L μ+1 होना चाहिए, या अगर यहाँ पर Le+1 है तो यहाँ शुरू में भी Le+1 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात आप जहन में रखिएगा। बिल्कुल इसी तरह जो बैरियॉन्स हैं, बैरियॉन से मुराद हमारी देखिए क्या होती है, ये ख्याल रखिएगा। आपने अगर किताब पढ़ी है, हमें दो तीन चीज़ें उसमें डिफाइन की हैं। एक होता है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स तो आपने देख ही लिए। लेप्टॉन्स का मतलब होता है लाइट पार्टिकल, राइट। मींस इसका क्या मतलब है, लाइट वन, ठीक है। फिर एक होते हैं जो कहलाते हैं मेजॉन्स, इनका मतलब होता है इंटरमीडिएट वन, यानी कि बहुत हल्के भी नहीं है, बहुत भारी भी नहीं है, इंटरमीडिएट। फिर एक होते हैं जो कहलाते हैं बैरियन। बैरियन मीन्स हैवी वन। ये आई थिंक इटालियन नेम्स हैं, बैरियन की देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है हैवी वन, ठीक। और जो बैरियंस होते हैं वो अगर आपने किताब में देखा हो, लेप्टॉन्स तो फंडामेंटल हैं लेकिन मेजॉन्स बनते हैं क्वार्क एंटी क्वार्क के पेयर से। एक 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 एंटी क्वार्क होता है और एक दूसरा क्वार्क होता है, और जो बैरियंस होते हैं वो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पे जो पाई मेजॉन है, पाई+ या माइनस, तो वो होता है चलिए हम वो ले लेते हैं, पाई+ ले लेते हैं, तो वो U d बार की स्टेट होती है। और जो बैरियन है उसमें सबसे मशहूर है वो है प्रोटॉन, आपको पता है U d, ये मिलके एक एक हैवी स्टेट बनाती है, राइट। तो जो बैरियंस हैं उसमें 3 क्वार्क्स होते हैं, और जो मेजॉन्स हैं उसमें 2 क्वार्क्स होते हैं। एक एंटी क्वार्क होता है जो आपने देखे d बार है, और एक उससे डिफरेंट क्वार्क होता है, इसलिए मैंने इसको प्राइम लगा दिया। आप इसके चार्ज अगर ऐड करें तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। U का होता है 2/3 और D का होता है -1/3। बार होने की वजह से, यानी कि एंटी पार्टिकल होने की वजह से, वो -1/3 से +1/3 हो जाएगा, तो 2/3 + 1/3 1 हो गया, तो ये पाई+ हो गया। तो ये मेजॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको याद है मैंने आपसे एक दफ़ा कहा था कि न्यूट्रॉन किस तरीके से डिके करता है। तो देखिए न्यूट्रॉन में क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक बैरियन है, उसमें 3 क्वार्क्स हैं, यानी कि डाउन डाउन और अप। एक न्यूट्रॉन डिके कर रहा है बैरियन, ये खुद वो बैरियन है तो वो बैरियन में ही जा सकता है। तो यानी कि एक प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस होता है, ठीक है। प्लस एक 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 इलेक्ट्रॉन में, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। क्यों? अब हम यहाँ पे देखिए कई तरह की चीज़ें लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ ऑफ एनर्जी। न्यूट्रॉन का मैस इन तीनों के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो मामूली सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, वो इन दोनों की एनर्जीज में खर्च हो जाएगा। तो आप
न्यूट्रॉन को मान सकते हैं कि वो रेस्ट हालत में था, डिके हुआ, तो वो प्रोटॉन में और बकिया 2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो एनर्जी इसको अलाउ करती है। अच्छा, प्लस ये देखिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यस, यहाँ पर इनिशियल चार्ज न्यूट्रॉन का 0 है, प्रोटॉन का प्लस है, इलेक्ट्रॉन का माइनस है, तो प्लस माइनस 0 हो गया। न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता, तो वो चार्ज भी इसका इंटैक्ट है। ठीक है, अब आ जाइए जो हमारे पास वो है, आई मीन मोमेंटम है। अब देखिए मोमेंटम से हमारे मुराद यहाँ दोनों हो सकती हैं, यानी कि जो उसकी लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं न्यूट्रिनो को वो मान लूँ, रुका हुआ मान लूँ, रेस्ट फ्रेम में ले लूँ, तो फिर न्यूट्रॉन के पास सिर्फ एक मोमेंटम बचेगी, वो उसकी स्पिन मोमेंटम है, राइट, उसकी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है। तो अगर मैं उसमें लूँ, तो देखिए हमें मालूम है कि न्यूट्रॉन भी एक एक फर्मियन है, इसमें 3 क्वार्क्स मिलके वो स्पिन हाफ स्टेट बनाता है। ठीक है, अब इनिशियली इसकी एंगुलर मोमेंटम हाफ है। ठीक है, और हमें मालूम है प्रोटॉन की स्पिन भी हाफ होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी हाफ होती है, और न्यूट्रिनो की स्पिन भी हाफ होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ पे हाफ हाफ बचाना है, तो लाजमी तौर पे ये अगर माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस है तो इसकी स्पिन माइनस हाफ होनी चाहिए। और हम चाहें तो प्रोटॉन की स्पिन के साथ भी ये काम ये जो है प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व बहुत आसानी के साथ करा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम एक और चीज़ देखें कि अगर हम इसकी इवन उसकी बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो इसका मतलब है हम ये माने कि न्यूट्रॉन कहीं